नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यूपीपीएससी आरओ को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो हम लोग यहाँ पे पीसीएस मंत्रा से जो है आपको टोटल 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 7 जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड था, इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। इसका हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। 70 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए गए थे। देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह आ जाएगा उसके बाद आपके लिए कंटिन्यू काम किया जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा प्रयास रहेगा आप सभी के लिए कुछ कुछ काम करते रहें। लेकिन एक प्रोग्राम आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुका है, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है आपको डेली टॉपिक मेंशन किया जाता है और उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करके आना होता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है शाम को आपको होता है और ये टेस्ट दे के आपको सबमिट करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर इसका डिस्कशन जो है गूगल मीट के माध्यम से आपको किया जाता है। ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि ये हम लोग ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें, तो आप लोग जो है इसका लिंक जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, वहाँ पे इसके लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे। आर ओ मेंटरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट हम लोग 1 देख चुके थे, पार्ट 2 हम लोग देखने वाले। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें। बाकी इसके अलावा इस चैनल पे भी यूपीएससी के लिए काफ़ी सारा टेस्ट सीरीज वगैरह कराया जा रहा है। बीपीएससी के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। चलिए, तो देखते हैं। 70 तक प्रश्न हो गया था। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, विश्व विकास रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अर्धवास की। देखिए, कौन जारी नहीं किया जाता है, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, वो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है आपका, ये जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। बाकी यहाँ पे देखेंगे, चाहे विश्व विकास रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये सब जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती है? भुगतान संतुलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें? यहाँ पे बीमा प्रीमियम भुगतान है, प्रवासी द्वारा प्रेषित राशि है, व्यापारिक ऋणों का भुगतान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारा कुछ इसमें शामिल किया जाता है। अगला देखिए, भारत में रुपये को चालू खाता में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया? अच्छा प्रश्न है, एस्थेटिक प्रश्न है। देखिए, तो ये जो है डिसीजन कब लिया गया था? 1994 में। ठीक है, भारत में रुपये को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तन कब किया गया था? 1994। रिजर्व बैंक के द्वारा देखेंगे तो आपका डेट था 19 अगस्त। ठीक है, अच्छा, इससे आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई कंटेंट वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 19 अगस्त 1994 को रुपये को जो है चालू खाता में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तन होना आवश्यक है। और मुद्रा की जो है परिवर्तनीय या अभिप्रात निर्यात की बात की जाए, या अन्य वैधानिक मार्गों से अर्जित विदेशी मुद्रा, या सरकारी जो है या बाजार विनिमय दर की बात किया जाए, या स्वदेशी मुद्रा में बदलना हो, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे लागू है। चलिए अगला देखिए, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये जो है आपको किया गया था भारत का पहला गुजरात में। गुजरात के कहाँ? कांडला में। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे? गुजरात के कांडला में 1965 में जो है शुरुआत किया गया था। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देश से जो है निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। तो देखिए, देश से जो भी आपको निर्यात की जा रही है वस्तुएं, उनके लिए एक वातावरण डेवलप करना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का काम था। विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर का संबंध किससे है? ठीक है, एसडीआर आप लोग नाम सुने ही होंगे, विश्व बैंक, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार बैंक। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, पैरेलली आप लोग मेरे साथ आंसर करते रहें। देखिए, एसडीआर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही क्या है? मुद्रा है, एसडीआर। ठीक है, इसे आईएमएफ जो है 1970 में मुद्रा के रूप में इसको अपनाया था। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, ये जो एसडीआर है किस प्रकार का मुद्रा है? तो ये जो है आपको कृत्रिम मुद्रा है। ठीक है, क्या है? कृत्रिम जो है मुद्रा है, ध्यान रखेंगे।
और इसका मूल्य वगैरह जो है बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत जो है आधार पे किया जाता है। ठीक है, बास्केट में देखेंगे तो बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्दे, इसमें 5 जो है मुद्रा को शामिल किया गया है। एक जो है आपका अमेरिकी डॉलर है, याद रखेंगे। दूसरा आपको देखिए यूरो है। तीसरा चीनी रैम्बी है। चौथा जापानी एक है, और एक है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला देखिए मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, डिवोल्यूशन क्या होता है, ये आसान सा प्रश्न है। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य जब गिर जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य अगर गिर जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक टारगेट बनाया गया है आपको कि भारत का समग्र निर्यात को कहां तक पहुंचा देना है, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक। ये जो है निर्णय लिया गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 78। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा है। ये अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, सिंगापुर। बात कब की गई है, 2022-23 की बात है आर्थिक समीक्षा की। तो हम लोग के पास जो अवेलेबल आर्थिक समीक्षा अभी 22-23 का ही है, और इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह में सिंगापुर जो है भारत में नंबर 1 है। ठीक है, सिंगापुर के बाद कौन है, देखिए 1 नंबर पे सिंगापुर है, 2 नंबर पे आपका मॉरिशस है। ठीक है, और एफडीआई में सिंगापुर की बात किया जाए तो अंतर प्रवाह जो है लगभग कितना है, 37% है, और 37% के साथ ये नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक हल करते जाइए। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है, विदेशों से भेजे जाने वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, भारत। विश्व बैंक के तहत जो है 2022 में विदेश से भेजे जाने वाले धन में, यानी धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, यानी विदेश से जो धन भेजे जाते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ भेजे गए हैं, भारत में। ठीक है, भारत का पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो है आपको मैक्सिको का है। ठीक है, दूसरा स्थान मैक्सिको का है, और तीसरा स्थान चीन का है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार देखेंगे तो 2022 में जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्याशित धन प्रेषण के साथ भारत जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, अगला देखिए देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था जो है करती है। देखिए देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था करती है, ठीक करने के लिए कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन क्या करती है, ऋण देने का काम करती है। ठीक है, ऋण देने का काम करती है। आईएमएफ की बात करें तो इसका गठन जो है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में किया गया था। ठीक है, आईएमएफ कब बना था, 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, वाशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का मुख्यालय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय इसका जो है बीजिंग में है। भारत इसकी स्थापना में इसका सदस्य है। बात है संघाई सहयोग संगठन की, तो संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो ये 1996 में स्टेप बना है आपको। ठीक है, और 1996 में जो है संघाई 5 के रूप में शुरू में ये संगठन बना था, और 2006 में, सॉरी 2001 की बात करेंगे तो 2001 में जो है इसके गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, ये सब जो है इसमें 5 सदस्य थे। कौन थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। तो 2001 में ये स्थिति थी। यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत इसकी स्थापना में इसका सदस्य था, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही नहीं होगा। तो ऐसे में ऑप्शन आपका केवल एक सही होगा। ठीक है, क्लियर है। और बाद में देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में इसका सदस्य बना है। ठीक है, भारत और, तो वर्तमान में देखेंगे तो इस संघाई सहयोग संगठन में एससीओ में कौन कौन मेंबर है वर्तमान में। ठीक है, एक आपको कजाकिस्तान हो गया, चीन, किर्गिस्तान, रूस,
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 82, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? ठीक है, देखिए तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पूछा गया है, व्यापार की निगरानी कौन करता है? ये विश्व व्यापार संगठन कौन करता है? ये इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी के ऊपर इन्हीं की बात होती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83, सार्क की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सार्क। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1985। सार्क कब बना है? 1985 में बना है। ठीक है, दक्षेस यानी जो है सार्क की बात की जा रही है। ठीक है, तो सार्क कब बना है आपका? 1985 को बना है। और सार्क में मेंबर कौन है? ये साउथ एशियन के यानी एशिया में जो साउथ में देश पड़ते हैं वही इसके लगभग सदस्य हैं। सार्क में आपका भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए सार्क का तो कहाँ पे आपका? काठमांडू में है। अगला देखिए संगठन है और इसका मुख्यालय, यहाँ पूछा है कौन सुमेलित, इसमें नहीं है, बताना है। ठीक है, देखिए आसियान का यहाँ पे जकार्ता दिया है, बिम्स्टेक ढाका, अंगटाक जिनेवा, एशियाई विकास बैंक बीजिंग। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय बीजिंग नहीं है, कहाँ पे है ये? मनीला में है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही है। और एशियाई विकास बैंक की बात की जाए, एडीबी की बात की जाए, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1966 में। 1966 में बना है। बाकी सब यहाँ पे आपको सही है। बीजिंग में देखेंगे तो किसका मुख्यालय है? तो एशियाई और संरचना निवेश बैंक का है। ठीक है, एशियाई और संरचना निवेश बैंक का है, AIBB का है। AIB का जो है मुख्यालय यहाँ पे है और इसका स्थापना 2015 में हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न कथनों विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए G20 का स्थापना 1999 में ही हुआ था, बिल्कुल बात सही है। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है विश्व के 20 औद्योगिक और विकासशील देशों का क्या है? एक संगठन है। और 2023 में तो आपको पता ही है इसका सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? G20 का भारत में हो रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। और ये जो संगठन बना है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो जो मध्यम आय वाले देश हैं इनको जो है शामिल करके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। ठीक है, एक आध फैक्ट और याद रखेंगे, जो आपका G20 देशों की बात किया जाए तो दुनिया का जो है 60% आबादी, 60% आबादी जो है वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है इसमें। ठीक है, बाकी जो है इसका मेंबर वगैरह आपको पता ही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या भारत जो है G20 का मेंबर है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला देखिए, समांतर निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? एक चक्रीय, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि जितना लोग काम करना चाहिए उससे ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, तो ऐसे में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है? देखिए ध्यान देंगे, बाजार की दशा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के परिवर्तन के कारण किस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होगा? तो ये जो है घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए बाजार की दशा यानी मांग और पूर्ति की शक्ति का परिवर्तन के कारण कैसा दिखेगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी दिखेगा। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? मान लीजिए अर्थव्यवस्था में तेजी आ गया या मंदी आएगा, किस प्रकार का बेरोजगारी देखने को आपको मिलेगा? मौसमी, चक्रीय, दृश्य। ठीक है, मंदी और तेजी की स्थिति में यहाँ पे चक्रीय बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो आपको क्या होता है? मांग बढ़ जाता है, उद्योगों में अधिक लोग का नियोजन होता है और ज़्यादा लोग को रोजगार की प्राप्ति होती है। लेकिन जब मंदी आएगी तब क्या होगा? काम में लगे लोग को कार्य से हटा दिया जाएगा, अब फिर वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, ये अस्थायी बेरोजगारी नहीं होती है, ये चक्र के रूप में जो है चलते रहती है। ठीक है, मान लीजिए जब डिमांड ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा लोग काम में लगेंगे, फिर डिमांड कम हुआ, फिर कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। ठीक, ये चक्रीय बेरोजगारी होता है। अगला देखिए, कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है, छोटे छोटे रोजगार। विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग और व्यय का अभाव होता है। देखिए दोनों कथन यहाँ पे सही है। जो विकासशील जो भी देश है
उनके ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो आपको अल्प रोजगार की स्थिति है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और विकसित देशों में देखिएगा तो बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? मांग और व्यय का अभाव होता है। ठीक है, दो बातें थी, एक विकसित और एक विकासशील की। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात, अल्प रोजगार का मतलब होता है कि मान लीजिए वर्ष के कुछ महीने आपको रोजगार मिले, कुछ समय आप बेरोजगार रहें। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ये प्रश्न संख्या हो गया 89। 90 देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है किस आधार पे? परिवार की आय पे, कैलोरी पे, लोगों के जीवन स्तर पे, परिवार के सदस्यों के आधार पे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत में गरीबी को जो है कैलोरी प्राप्ति के आधार पे अभी डिफाइंड किया गया है। नीति आयोग के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर पोषण प्राप्त नहीं होता है तो वैसे व्यक्ति को क्या समझा जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी किसी को नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? उसे गरीब समझेंगे। अगला देखिए, कथन और कारण। ठीक है, जब विकास दर ऊंची होती है तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। ऐसा तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। आपको यहाँ पे आंसर करना है। देखिए, कह रहा है कि विकास दर जब आपका ऊंचा हो जाएगा तो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। ऐसा तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है, कथन इसका व्याख्या भी कर रहा है। ऐसे में एक आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। जब विकास दर बढ़ेगा तो शिक्षित बेरोजगारी जो है बढ़ती हुई दिखेगी, और ऐसा तब होगा जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी हो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? समावेशित विकास। समावेशित विकास की आशा किससे नहीं? ग्रामीण विकास से, कृषकों के पर्याप्त साख से, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से, या कृषि से। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको समावेशी विकास करना है तो अगर राष्ट्रीय आय की ऊंची दर हो जाएगी तो समावेशी विकास में सहायक नहीं होगा। ठीक है, समावेशी विकास का आशय क्या होता है कि समाज में सबसे नीचे रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, योजनाओं का लाभ उसे मिले। अब ऐसा कब होगा? जब ऊंची दरें राष्ट्रीय आय में नहीं रखी जाएगी तब। ठीक है, बाकी देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक जो है भारत में गरीबी की तीव्रता को माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता मापना है तो उसके लिए लिंग असमानता, मानव विकास, मानव गरीबी, बहुयामी गरीबी जो है गरीबी सूचकांक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो बहुयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जा रही है, ये भारत में जो है गरीबी तीव्रता को मापता है। बहुयामी गरीबी अगर इसका बात किया जाए तो इसमें जो है 10 संकेतक में से एक तिहाई से अधिक अगर देखा जाए, इससे अगर कोई वंचित होता है या आधे से अधिक जो है भारित संकेतों से वंचित होता है तो उसे बहुयामी गरीबी में जो है माना जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 10 संकेतक होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पे राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना की गई? ठीक है, राष्ट्रीय एक्सचेंज, तो ये जो है फिरवानी समिति के जो है रिपोर्ट पे 1991 में फिरवानी समिति की सिफारिश पे जो है 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखिए 95। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसमें जो है आपको 30 है टोटल। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे बीएसई सूचकांक भी कहा जाता है, इसमें टोटल 30 जो है आपको संवेदी सूचकांक सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 96 देखिए। अच्छा, कुछ प्रश्न ऊपर रह गए अभी। शेयर बाजारों में चलने वाले जो है कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। देखिए, नियंत्रित और विनियमित कौन काम करने का काम करता है? तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, सेबी के द्वारा ही आपको नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। सेबी को जो है 1992 में, कब? 1992 में, 1992 में वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपको मुंबई में है। भारत में जो है इरडा निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? इरडा, इरडा जो है ये बीमा व्यवसाय को जो है विनियमित करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
ठीक है, कृषकों की सहायता के लिए, लघु उद्योग में वित्तीय सहायता करने के लिए, ठीक है, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो वित्तीय सहायता देने के लिए सिडबी का स्थापना की गई थी। सिडबी कब बनाया गया है? 1989 में, ठीक है। इस संस्था की स्थापना कब की गई है? 1989 में। अगला देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो ये जो है यहाँ पे उद्यमी हेल्पलाइन, ठीक है, चाहे सूक्ष्म की बात हो, लघु को, मध्यम की बात हो, इनके लिए उद्यमी हेल्पलाइन बनाया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, लोगों के बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। 101 देखें, निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ इसमें किसको जारी करता है? सीपीआई, सीपीआई जो है आईडब्ल्यू, सीपीआईएल, सीपीआईआरएल। सीपीआई जो है रूरल और अर्बन को, ठीक है। सीपीआई जो है 4 प्रकार का आपका होता है, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, सीपीआई। एक आपको देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है लेबरर के लिए। और एक होता है आपका रूरल जो है लेबरल के लिए, और एक जो आपका ग्रामीण और शहरी के लिए। तो ये जो एनएसओ जो है आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, सीपीआई रूरल और अर्बन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए, मुद्रास्फीति भी हो और बेरोजगारी दर भी हो, तो इस समय जो है इसको क्या बोलेंगे? स्टेग इन्फ्लेशन बोलेंगे। भयावह स्थिति होता है, मुद्रास्फीति जनक मंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी आ जाए, ठीक है, इसी को हम लोग स्टेग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक। स्टेप इन्फ्लेशन का परिणाम स्वरूप क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति होता है और विकासहीनता और बेरोजगारी होती है, ठीक है। स्टेप इन्फ्लेशन जो है ऐसा स्थिति होता है आपको जिसमें आपको अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही उच्च दर जो है ये धारण करती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 103, देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन्य मुद्रास्फीति का कारक है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये मुद्रा पूर्ति का में वृद्धि, कर में कमी, सार्वजनिक खर्च में, मजदूर दर में बढ़ोतरी। क्योंकि लागत जन है तो लागत जन में मजदूर दर में बढ़ोतरी होगा तो लागत जन इन्फ्लेशन आपको आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 104, देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ग पे मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अगर मुद्रास्फीति आएगा तो पॉजिटिव किसके लिए होगा? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। ऋणदाता के लिए, उपभोक्ता के लिए, स्थिर आय वाले के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। मुद्रास्फीति जो है उत्पादक या उद्यमी वर्ग को क्या पहुंचाता है? हमेशा लाभ पहुंचाता है, ठीक है। चूंकि उत्पादन जो है, जिन वस्तुओं को उत्पादन करते हैं वो उनकी कीमती क्या होगी? बढ़ी रही होंगी। तो ऐसे में जो है यहाँ पे इन्हीं को जो है फायदा पहुंचेगा, किसको? उद्यमी या उत्पादन को। ऋणदाता को तो हानि हो जाता है इसमें। किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया जाता है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। ये जो है आपका फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र से आप देखेंगे तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के बीच संबंध बताया जाता है, ठीक है। ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध को आपको बताता है, ठीक। यानी मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी आपका कम होगा। बेरोजगारी यदि कम हो रहा है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, ये बताता है फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति के दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है? ये जो है 4 अंकी वाले को आपको हाइपर कहा जाता है, 4 अंकीय। यानी मान लीजिए आपको कीमत इतनी तेजी से बढ़े कि इसके परिणाम आपको मापना बहुत मुश्किल हो जाए, और मात्रात्मक शब्द में बोला जाए तो कीमत जो है मान लीजिए 1000 जैसे प्रतिशत हो गया, 1000%, तो ये 4 अंक का हो गया। ये 4 अंक का होगा तो ऐसे स्थिति को हाइपर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन जनरली आपको देखने को जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 107, वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितना है? वर्तमान में ये जो है आपको पता ही है 4%, ठीक है, 4% है। आरबीआई के पास जो है ये वर्तमान में इसका 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य है। आरबीआई जो है ±2% की सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी 4 ± 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 से लेके आपको 6 तक स्थिति है ठीक ठाक माना जाएगा, ठीक है। 2 से 6 तक जो है स्थिति ठीक ठाक माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न,
देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीन एक्स किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, ये जो है किसके द्वारा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक। ठीक, अगला देखिए, ग्रीन एक्स जो है, जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयर को क्या कहा जाता है? प्रतिदिन अगर शेयर का कर विक्रय होते रहे तो इसको कौन सा शेयर बोलेंगे? आसान सा प्रश्न है, एक्टिव शेयर बोलेंगे। ऐसा होगा, जिनका क्रय विक्रय नियमित प्रतिदिन होते रहे इनको एक्टिव शेयर बोलेंगे। ठीक है, इसमें कंटेरियन शेयर भी है। ठीक है, कंटेरियन शेयर में जो है उन शेयरों का सम्मिलित किया जाता है जो बाजार में रुख के अलग दिशा में चलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों का भाव कम हो जाता है, यदि बाजार में गिरावट हो रही है तो इनका क्या होता है? मूल्य बढ़ जाता है। अगला देखिए, मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रित उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, नैतिक दबाव, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण, सीधी कार्रवाई, तरलता जो है समावेशन सुविधा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। अब ये सभी योजना कब कब आई? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये 2017 का योजना है। ठीक है, तो ये का तो 2 हो गया। किसान मान धन योजना, ये कब आया था? सितंबर 2019 में। ठीक है, किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये आपको 2020 में, जून 2020 में। और लास्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो है आपको 2016 में, दिसंबर 2016 में। तो 2 3 4 1 और 2 3 4 1 जो है ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक बीमा राशि प्रति परिवार जो है प्रदान करने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये 5 लाख तक का बीमा राशि जो है आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। ठीक है, और इसमें 5 लाख रुपए तक की बीमा जो है राशि कवर करने की बात की गई है प्रति परिवार। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित कोई स्वास्थ्य योजना है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। देखिए, सुकन्या जो समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अंग के रूप में ही हुआ था। और इस योजना में देखेंगे तो खाते में जमा राशि पे जो ब्याज दर दी जाती है, आपको जो भी ब्याज दर उसमें दी जाती है वो परिवर्तित रहती है। यहाँ पे क्या लिखा है? अपरिवर्तित रहती है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, जिसे समय समय पर रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी पहला स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो केवल गलत कौन सा होगा? केवल 2। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 114। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, शिक्षक दिवस के अवसर पे इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था, पीएम श्री योजना। अच्छा, इस योजना में देखेंगे तो स्कूल के चयन के लिए कुछ मानक बनाए गए और केंद्र सरकार ये प्रायोजित योजना है, याद रखेंगे। इसमें स्कूल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष रूप से बल दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कूलों को जो है आदर्श विद्यालय बनाना। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उज्ज्वला योजना कब आया था आपका? 2016 में, 1 मई 2016। निर्भीक योजना 2019। ठीक है, तो ये हो गया 4। तेजस्विनी योजना, ये 2019 का है। तेजस्विनी जो है आपका 22 दिसंबर 2019 का, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है ये। सह योजना जो है ये 2015 का है आपका। ठीक है, तो ये 30 अगस्त जो है 2015 का है, तो ये तो 1 हो जाएगा। 3 4 और लास्ट में 1, 3 4 1। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग भी कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या जो है 116। ये भी आपको बताना है योजना स्कीम के बारे में, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इसमें पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है? पीएम स्वामित्व योजना, अप्रैल जो है 2021। उड़ान योजना 2016 का, अप्रैल का। स्टैंड अप 2016, स्टार्टअप जो है 2016। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये जो उड़ान योजना था ये 21 अक्टूबर 2016 को आया था, तो ऐसे में ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये कब आया था? अक्टूबर 2016 में। इसका उड़ान योजना जो था, उड़े देश का जो है आम नागरिक। ठीक है,
और इसमें टारगेट यही था, उद्देश्य यही था इस योजना का कि छोटे शहर में जो रहने वाला अधिक लोग हैं वो भी हवाई जहाज का यात्रा आसानी से कर सके। एरो योजना का संबंध किससे है? एरो योजना, इसका संबंध जो है डाकघरों से है। ठीक है, एरो योजना जो है 2018 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2018 में। इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों को उन्नत बनाना। आरोग्यश्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? आरोग्यश्री। ठीक है, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वैसे लोगों को रोगों से मुक्त इलाज हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरोग्यश्री योजना लाया गया था। ठीक है, और इस योजना में देखेंगे तो प्रत्येक परिवार को हर एक वर्ष जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की बात की गई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सही विकल्प आपको चुनना है। शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिकता जल आपूर्ति करना है इसका। 2.86 करोड़ परिवारों को नल कलेक्शन देना है। देखिए, जल जीवन अगर मिशन की बात किया जाए, लेकिन यहाँ पे शहरी के लिए बात किया गया है। किसके लिए? शहरी के लिए। इसका उद्देश्य यही था कि स्थानीय निकायों में जो है सार्वभौमिक जल आपूर्ति कराना सभी को। ठीक है, और 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना, 500 अमृत शहरों का कचरा प्रबंध कराना, ये सब इसका उद्देश्य था। दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? सी बनेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 120। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक, जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया था आपको 12 अप्रैल को। जन श्री बीमा योजना ये 10 अगस्त 2000 का था। अटल पेंशन योजना ये आपको 1 जून 2015 को था। सौभाग्य योजना सितंबर 2019, ये 25 सितंबर जो है 2017 का योजना है सौभाग्य योजना, तो ऐसे में ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री आदि ग्राम जो है योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, पहला बोला गया है किसके बारे में? प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना। 4.22 करोड़ की जनसंख्या वाले कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले में गांव को आदर्श ग्राम को रूपांतरित करना है। दूसरा, यह योजना जो है आपको विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता की कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। तो ये बात सही है कि 8 क्षेत्रों में ये आपको काम करेगी, जैसे सड़क संपर्क बनाना, विद्यालय बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात है, दूर संचार संपर्क है, जल निकासी है, पेयजल सुविधा है, ठोस अपर्दन जो है, ये सब थी। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है, तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 122। देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय जो है सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, ये भाग्य लक्ष्मी योजना जो उत्तर प्रदेश का योजना है आपका, और इसके तहत जो है आपको 50,000 रुपया, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये जो है वित्तीय सहायता के रूप में गरीब परिवार के जन्मी बेटियों को परिवार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, 7 बेटी की माँ को जो है 5100 रुपये का आर्थिक सहायता यहाँ पे दिया जाता है भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, हर एक बजट का एक अपना मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट होता है, तो वैसे में पूछा गया अमृत काल के लिए विजन में अंतर्गत कौन शामिल है इसमें, ये पूछा गया। युवा वर्ग पे विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण बनाना, सारा ही टारगेट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 124। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अमृत काल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। देखिए 7 सप्तऋषि की बात की गई है, इसमें शामिल कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। अमृत काल में सप्तऋषि की जो है बात की गई है। एक तो समावेशी विकास इसमें रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम छोर तक पहुंच था, युवा शक्ति की बात थी इसमें। ठीक है, इसमें अवसंरचना और निवेश की बात की गई थी, वित्तीय क्षेत्र की बात की गई, हरित विकास हो गया। ठीक है, अवसंरचना निवेश हो गया, इसमें नारी सशक्तिकरण की बात नहीं थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 7 सप्तऋषि में कौन है? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता जो है क्षमताओं को उभारना, और संरचना और निवेश। अगला देखिए, हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, श्री अन्न योजना। ठीक है, श्री अन्न योजना। ठीक है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि IIMR हैदराबाद की सहायता से जो है यहाँ पे प्रयास वगैरह भी इसके लिए किया जा रहा है। आगे देखिए,
एक और आपका बजट का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, केंद्रीय बजट के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के शीर्षक के अंतर्गत 9 करोड़ जो है ग्रामीण घरों को, ठीक है, अभी तक जो आपको पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। हाल ही में प्रस्तुत बजट 2023-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ का जो है आवंटन यहाँ पे किए जाने का प्रावधान है। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की बात है, ठीक है, आंसर करें। देखिए, बात करें रक्षा मंत्रालय के, तो इसके लिए 5.94 लाख करोड़ की बात की गई है। ठीक है, ये जो बजट 2023-24 है, रक्षा मंत्रालय को 5.94, ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे 2.74 किसके लिए है, ये सड़क और परिवहन और राजमार्ग के लिए, ये भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए कितना है, 2.7 है। रक्षा के लिए अधिक है, यहाँ पे 5.94 है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। रेल मंत्रालय के लिए जो है अगर पूछा जाए तो रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। उपभोक्ता और जो है खाद्य वितरण मंत्रालय के लिए पूछा जाए तो 2.06 हो जाएगा, ठीक है। गृह मंत्रालय के लिए पूछा जाए तो ये 1.96, ठीक है, 1.96 लाख करोड़ गृह मंत्रालय के लिए है आपको, ठीक है। संचार के लिए 1.2 है, ग्रामीण विकास के लिए 1.60 है और रसायन उर्वरक के लिए 1.78 है। अगला देखिए, हाल ही में हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जो है जनसंख्या कितनी है। तो प्रदेश की जनसंख्या जो है कितनी हो गई, 24 करोड़ के करीब, ठीक है। और ये सर्वाधिक जो है आबादी वाला नंबर 1 राज्य बन गया है, और पहले भी ये नंबर 1 पे यही था। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट के अनुमान के आधार पर देश का जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो है योगदान की बात की गई है, कितना है, तो ये लगभग 8%, ठीक है, 8% से अधिक की बात की गई है 2023-24 में, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार देश का निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात की गई थी, तो ये जो है 2070 तक, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है, तो ये 500 ब्लॉकों को जो है इसके अंतर्गत कवर करने की योजना बनाई गई है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है, ठीक है, तो ये जो है आपको 71, ठीक है, 71 जनपदों में संचालित की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अंतर्गत जो है कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के लिए और जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ये योजना जो है चलाया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितने प्रतिशत है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सेवा निर्यात में अगर बात करेंगे तो ये लगभग जो है 4%, ठीक है। 2015 में ये 3% था और 2021 में ये 4% जो है। आर्थिक समाचार 2022-23 के अनुसार 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकार देश का समूह बताना है, शीर्ष से कम होते हुए, ठीक है। तो देखिए, विदेशी मुद्रा प्राप्त करता देश बताना है, तो सबसे अधिक अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे भारत था, तो भारत तो पहले हो जाएगा, ठीक है, भारत 1 नंबर पे हो जाएगा आपका। 2022 की अगर बात करें, ये 2022 का ही डाटा बताना है, तो भारत को $100 मिलियन मिला था। इसके बाद मैक्सिको हो जाएगा $60 मिलियन, इसके बाद चीन आपका $51 मिलियन, फिर फिलीपींस आपका $38 मिलियन, और फिर हो जाएगा आपका मिस्र $32 मिलियन। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है मिलेट्स यहाँ पे घोषित किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 136, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे है, भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पे। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, दूध उत्पादन की अगर बात किया जाए तो भारत विश्व में जो है प्रथम स्थान पे है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अंडा उत्पादन में इसका पोजीशन तीसरा है और मांस उत्पादन में इसका पोजीशन 8वां है, सारा ही सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत के कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है, देखो अपना देश पर्यटन योजना में, इसमें जो है 50 स्थानों का चयन किया गया है, ठीक है।
इस योजना के अंतर्गत देखेंगे तो 15 स्थानों का चयन यहाँ पे किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50। निम्न में से कौन सा सुमेलित है बताना है। नाबार्ड की जो है स्थापना की अगर बात की जाए, देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये बात सही है, 12 जुलाई 1982 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। ये जो है 1985 नहीं 1975 में बना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कब, 1975 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में, ठीक है। तो यहाँ पे गलत बताना था, गलत हो गया, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। बहुयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल जो है किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे टोटल 10 संकेतकों को, थोड़ी देर पहले हम बात भी किए थे, इसमें टोटल जो है 10 संकेतक रखा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हो गया पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर हो गया, जैसे जीवन का स्तर में आपका पानी की स्वच्छता हो गया, बिजली हो गया, खाना पकाने का ईंधन हो गया, संपत्ति हो गया, ठीक है। शिक्षा में हो गया आपका कि स्कूली शिक्षा का वर्ष, नामांकन की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य में आपको जैसे बाल मृत्यु दर हो गया, पोषण की क्या स्थिति है, इन सब पैमाने पे जो है ये मेजर किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। देखिए, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रथम परियोजना, निम्न में से सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था आपका, 1950 में, 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे तो ये जो बना था आपका 1952 में, 6 अगस्त 1952 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, 1 अप्रैल 1951 को। अब आपको व्यवस्थित करना है, कर ही सकते हैं। पहले योजना आयोग 1 3 2 ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका 140 प्रश्न फिनिश हुआ। तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ, थोड़ा सा आपको स्लाइड करके ऊपर जाना होगा, ऐसे हम देखेंगे तो उसको टैग कर देंगे नीचे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाके वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी लेक्चर को शेयर कर देंगे। अगर आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए परेशान मत होंगे, पीडीएफ हम जल्द ही अवेलेबल करा देंगे। 5 जो है पीसीएस मंत्रा का, 5 आपका जीएस वर्ल्ड का, ये सब पीडीएफ वहाँ पे दिया जा चुका है। अभी जो बचा हुआ पीडीएफ है सारा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।